बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट करना है वो है डाटा टाइप के बारे में। व्हाट इज़ डाटा टाइप? बेसिकली हम लोगों ने फर्स्ट ईयर के टॉपिक में एक टर्म पढ़ी थी, यही डाटा टाइप के बारे में, टाइप ऑफ डाटा के बारे में। वो एक्चुअल में थी कम्युनिकेशंस के रिलेटेड टॉपिक के अंदर, कि जब हम लोग डाटा की कम्युनिकेशन करवाते हैं तो किस टाइप के डाटा को हम लोग कम्युनिकेट करवाते हैं। सी लैंग्वेज की टर्म्स में जब हम बात करते हैं तो डाटा टाइप इज़ समथिंग एल्स। ठीक है, होती यहाँ पे भी टाइप्स ऑफ डाटा है, किस किस टाइप का डाटा है, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसको समझना अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज ये थोड़ा सा डिफरेंट है। सो आज जो हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट करना है वो हम लोगों ने यही बात करनी है कि डाटा टाइप क्या होती है, सी लैंग्वेज में इसकी क्या क्या कैटेगरीज है, किस किस टाइप के डाटा के साथ हम लोग डील करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। The data type specifies the type of data that can be stored in a variable. जो डाटा टाइप होता है वो स्पेसिफाई करता है टाइप ऑफ डाटा को जो कि हमने वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना होता है। इसका मतलब क्या हुआ? डाटा टाइप डिसाइड करता है कि आपने किस टाइप के डाटा को वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है। ठीक है, डाटा टाइप क्या डिसाइड करता है? ये स्पेसिफाई करता है कि आपने किस टाइप के डाटा को वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है। इट ऑल्सो डिफाइंस अ सेट ऑफ ऑपरेशंस ऑन द डाटा। ये और किसको डिफाइन करता है कि डाटा के ऊपर कौन से सेट ऑफ ऑपरेशंस लगने हैं। ठीक है, ये डिफाइन करता है। इट ऑल्सो डिफाइन सेट ऑफ ऑपरेशंस ऑन द डाटा। डाटा के ऊपर कौन कौन से सेट ऑफ ऑपरेशंस हैं, इस चीज़ को भी डिफाइन करता है। एवरी डाटा टाइप has a range of values and requires different amount of memory. हर डाटा टाइप की अपनी एक रेंज ऑफ वैल्यूज़ है, हर डाटा टाइप की अपनी एक लेंथ है, अपनी एक रेंज है वैल्यूज़ की, और डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी है। मतलब अमाउंट ऑफ मेमोरी के मुराद जितने अमाउंट ऑफ रेंज होगी वैल्यूज़ की उतनी मेमोरी एलोकेशन इसने लेनी है, मेमोरी को एलोकेट करना है। सो हर डाटा टाइप की अपनी एक रेंज ऑफ वैल्यूज़ हैं और इसको उस अमाउंट के लिहाज से मेमोरी की स्पेस चाहिए होती है। ठीक है, उसके बाद है द कंपाइलर एलोकेट्स मेमोरी स्पेस फॉर ईच वेरिएबल और कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू इट्स डाटा टाइप। अब जो भी प्रोग्राम होता है उसमें जो भी वेरिएबल्स होते हैं, जो भी डाटा आप यूज़ कर रहे होते हैं, जो कंपाइलर होता है वो ईच वेरिएबल या ईच कांस्टेंट की डाटा टाइप को देखता है और फिर उस बेस पे मेमोरी स्पेस को एलोकेट करता है। ठीक है, जो कंपाइलर होता है प्रोग्राम में यूज़ होने वाले कांस्टेंट्स या वेरिएबल्स की डाटा टाइप को देखता है और उसको देखने के बाद मेमोरी की स्पेस एलोकेट करता है, मेमोरी में स्पेस एलोकेट करता है। ठीक है, so it also depends upon the data type. It is important to specify correct data types for the variables in a program so that data can be stored correctly. ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी वेरिएबल्स आप बना रहे हैं, जो भी वेरिएबल्स आप यूज़ कर रहे हैं, उनकी डाटा टाइप करेक्ट होनी चाहिए, उनकी डाटा टाइप करेक्ट होनी चाहिए। जो भी प्रोग्राम आप लिख रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं उसमें जो भी वेरिएबल्स का इस्तेमाल आप कर रहे हैं उनकी डाटा टाइप जो उनसी होती है वो करेक्ट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी आपने उन वेरिएबल्स के अंदर डाटा रखवाया या डाटा स्टोर करवाया तो वो भी फिर करेक्टली डाटा को स्टोर करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर डिजिट्स को स्टोर करना होता है। अब जब आप इंटीजर टाइप के डाटा को यूज़ कर रहे हैं तो आपने गलती से उसको करेक्टर टाइप पे कंसिस्ट कर दिया या उस वेरिएबल की टाइप को चेंज कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप उसके अंदर डेसिमल टाइप की वैल्यूज़ को भी रख रहे हैं, उसकी टाइप आपने फ्लोट कर दी हुई है गलती से, तो
आपकी जो रिक्वायरमेंट थी वो थी डिजिट्स की फॉर्म में डाटा और इंटीजर बेस, जिसके अंदर आपके पास फ्रैक्शन या डेसिमल्स की पॉइंट्स में वैल्यूज़ नहीं आ सकती, तो आपका जो डाटा है वो करेक्टली स्टोर नहीं हो सकता। तो इस चीज़ का भी जो ध्यान है ना वो डाटा टाइप जब हम सिलेक्ट करते हैं किसी भी वेरिएबल की, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि जो भी डाटा टाइप हम यूज़ कर रहे हैं वो करेक्ट होनी चाहिए। सी प्रोग्राम में नीड टू प्रोसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। सी प्रोग्राम के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा को हम प्रोसेस करते हैं। ईच डाटा टाइप रिक्वायर्ड डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी। हर डाटा टाइप को एक खास अमाउंट ऑफ मेमोरी चाहिए होती है। सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डाटा टाइप्स। सी लैंग्वेज जो है वो कुछ डाटा टाइप्स हमें प्रोवाइड करता है, हम उसको अब देखेंगे डिटेल में। जी तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बात की डाटा टाइप की। डाटा टाइप नाम से ये है कि कोई भी डाटा जो हम यूज़ कर रहे हैं उसकी टाइप क्या है, ठीक है। तो टाइप ऑफ डाटा डिसाइड करता है कि आप जो भी डाटा यूज़ कर रहे हैं, जिसके ऊपर काम कर रहे हैं, उसका बेसिक टाइप क्या है। जब भी वेरिएबल आपने स्टोर करना है, जो भी वेरिएबल आपने बनाया उसके अंदर आपने किसी भी किस्म का डाटा स्टोर करना है, ठीक है। तो डाटा टाइप डिफाइन करती है, ये इस चीज़ को आइडेंटिफाई कराती है कि जो भी डाटा वेरिएबल में स्टोर करेंगे वो किस टाइप का होना चाहिए, ठीक है। उसने कोई अपना एक ख़ास स्टैंडर्ड रखा हुआ है कि जी इस वेरिएबल में इस टाइप का डाटा स्टोर होगा, इस वेरिएबल में इस टाइप का डाटा स्टोर होगा, या फिर ये वेरिएबल इस टाइप के डाटा को होल्ड करेगा, या ये वेरिएबल इस टाइप के डाटा के साथ डील करेगा। तो बेसिकली जो डाटा टाइप होती है वो स्पेसिफाई करता है कि आपके वेरिएबल के अंदर जो भी डाटा स्टोर होगा वो किस टाइप का होगा, ठीक है। इसने और भी चीज़ें डिफाइन करनी होती है, जैसे जो भी डाटा स्टोर हो रहा है वेरिएबल के अंदर उसके ऊपर कौन कौन से सेट ऑफ ऑपरेशंस अप्लाई हो सकते हैं। जैसे कि जब आप डाटा टाइप फॉर एग्जांपल इंटीजर टाइप के डाटा को रख रहे हैं, इसका मतलब उसके ऊपर जो ऑपरेशंस लगेंगे वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगेंगे, फॉर एग्जांपल प्लस माइनस मल्टीप्लाई इस तरह के, ठीक है। अगर आप जो डाटा टाइप्स यूज़ कर रहे हैं वो करैक्टर टाइप के हैं, इसका मतलब उसके अंदर लेटर्स आ रहे हैं, तो आप उन लेटर्स के ऊपर प्लस माइनस के ऑपरेशंस नहीं ना लगा सकते। इसका मतलब वे डाटा टाइप जो है वो आपके वेरिएबल्स सेट ऑफ ऑपरेशंस को डिफाइन करती है कि आपका डाटा टाइप क्या है और उसके ऊपर कौन से हम ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि जो भी डाटा टाइप आप रखते हैं, जिस भी डाटा टाइप को आप डिज़ाइन करते हैं, उसकी ख़ास रेंज होती है, ठीक है। हर एक चीज़ की लिमिट होती है कोई। इस तरह जो डाटा टाइप आप रख रहे हैं, जो डाटा जिस भी वेरिएबल की जो भी डाटा टाइप रख रहे हैं उसकी एक ख़ास रेंज ऑफ वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। और वो रेंज ऑफ वैल्यूज़ की बेस पे हम उसकी मेमोरी के अंदर स्पेस को एलोकेट करते हैं, ठीक है। मतलब जो भी रेंज ऑफ वैल्यूज़ होंगी उसने मेमोरी में कितनी स्पेस लेनी है, उस चीज़ को जो है ना डाटा टाइप डिफाइन करती है, ठीक है। कि आपकी जो मेमोरी है, मेमोरी के अंदर वेरिएबल्स को या जो भी डाटा आप रख रहे हैं उसको कितनी स्पेस या कितने अमाउंट ऑफ मेमोरी चाहिए। उसके बाद जो कंपाइलर होता है वो हर वेरिएबल या कांस्टेंट जो भी प्रोग्राम के अंदर आप यूज़ कर रहे हैं, वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं या फिर कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं, अब जो वेरिएबल यूज़ करेंगे या कांस्टेंट को यूज़ करेंगे उसकी कोई ना कोई डाटा टाइप ज़रूर होगी। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर उन वेरिएबल्स या कांस्टेंट्स की डाटा टाइप को देखता है और उनको देखने के बाद वो क्या करता है, वो मेमोरी में जाता है और उनकी डाटा टाइप की बेस पे उनको स्पेस एलोकेट करता है, मेमोरी के अंदर से स्पेस एलोकेट करता है। कंपाइलर का क्या काम होता है, कंपाइलर ने एग्जीक्यूशन करवानी होती है और जो भी वेरिएबल्स या कांस्टेंट्स आपके प्रोग्राम के अंदर होते हैं, कंपाइलर ने क्या करना होता है, उन वेरिएबल्स या कांस्टेंट्स की डाटा टाइप को देखना है और उन डाटा टाइप्स की बेस पे उसने मेमोरी के अंदर स्पेस को एलोकेट करवाना है उन वेरिएबल्स या कांस्टेंट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद होता है क्या है कि आपको जब भी आपने वेरिएबल बनाया, अब जाहिर है जो वेरिएबल बना रहे हैं उसका कोई ना कोई डाटा टाइप ज़रूर होगी
और डाटा टाइप जो है वो डिफाइन करेगा कि किस टाइप के डाटा ने वेरिएबल के अंदर स्टोर होना है। ठीक है, आप इंट रखवा रहे हैं, इंट टाइप रखवा रहे हैं, तो आपका जो डाटा है वो डिजिट्स पे बेस करेगा, और अगर आप फ्लोट रखवा रहे हैं तो आपके डाटा के अंदर डिजिट्स जो है वो डेसिमल पॉइंट्स के अंदर भी आ सकते हैं, पॉइंट्स की फॉर्म में भी आ सकते हैं। ठीक है, फ्लोटिंग वैल्यूज़। और उसके बाद जब आप करेक्टर की बात कर रहे हैं तो करेक्टर्स के अंदर आपके पास सिंगल वन करेक्टर जस्ट आएगा। ठीक है, तो आपने जब भी वेरिएबल बनाया, वेरिएबल को डिक्लेयर किया, फिर आपने उसकी डाटा टाइप को भी डिक्लेयर किया। डाटा टाइप, अब आपने ध्यान रखना होता है कि आपको जिस भी डाटा टाइप की ज़रूरत है उसको आप करेक्टली डिफ़ाइन कराएं, वेरिएबल को करेक्टली डिफ़ाइन करें, वेरिएबल के लिए करेक्ट डाटा टाइप को असाइन करें, ताकि जब भी आप उसके अंदर डाटा रखवाएं तो वो भी करेक्ट डाटा स्टोर करे। ठीक है, जिस भी प्रोग्राम में आप वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं, उस वेरिएबल का जो भी डाटा टाइप होगी आप उसको ध्यान से करेक्टली जो है डिक्लेयर करवाएं, और फिर उसके अंदर जो डाटा स्टोर होगा वो भी करेक्टली स्टोर होगा, जिस भी टाइप का डाटा आप रखवा रहे हैं अकॉर्डिंग टू डिज़ायर। ठीक है, सी प्रोग्राम के अंदर हम डिफरेंट डाटा टाइप्स को स्टडी करते हैं, डिफरेंट डाटा टाइप्स की बात करते हैं, और जो सी प्रोग्राम है वो डिफरेंट डाटा टाइप्स को प्रोसेस करता है। ठीक है, और होता क्या है कि हर डाटा टाइप के लिए आपकी मेमोरी के अंदर डिफरेंट मेमोरी स्पेस एलोकेट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो स्पेस 4 या करैक्टर टाइप के डाटा के लिए होगी एलोकेट, वो इंटीजर टाइप के डाटा के लिए ज़रूरी नहीं कि वही स्पेस एलोकेट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर करैक्टर टाइप डाटा 1 बाइट कैरी कर रहा है आपकी मेमोरी के अंदर, तो इंटीजर टाइप का जो डाटा होगा या इंट डाटा टाइप जो सी है वो आपकी 2 बाइट या 4 बाइट एलोकेट करेगी मेमोरी स्पेस। ठीक है, सो ये डिपेंड करता है कि आपका डाटा टाइप क्या है और उसने कितनी स्पेस मेमोरी में एलोकेट करनी है या मेमोरी में कितनी स्पेस लेनी है। सी लैंग्वेज में हम डिफरेंट डाटा टाइप्स को देखते हैं। अब उन डाटा टाइप्स की जब हम बात करें तो हमारे पास एक टेबल है जो आपको नज़र आ रहा होगा, जिसके अंदर आपके पास इंट, फ्लोट, डबल और 4 टाइप का डाटा है। ठीक है, डाटा टाइप आपके पास मेंशन है। अब इंट टाइप के जो डाटा की बात करें आप, तो जब आप इंट टाइप के डाटा की बात करें तो इंट टाइप का डाटा हम लोग यूज़ करते हैं, उसका पर्पस क्या होता है, टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यूज़। ठीक है, इंट टाइप के डाटा को हम कब यूज़ करते हैं, इंट डाटा टाइप को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करवाना होता है। जब हमें किसी भी वेरिएबल के अंदर किसी न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करवाना हो तो हम वेरिएबल की टाइप क्या रखते हैं, इंट। इंट का मतलब होता है इंटीजर टाइप। ठीक है, और इंटीजर्स में हम लोग प्लस और माइनस दोनों नंबर्स के साथ डील करते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके साथ प्लस या माइनस का साइन आता है, जैसे -1, +2, -5, -20, +35। तो ये सारी वैल्यूज़ क्या हैं, इवन के 0 भी आपका इंटीजर है। ठीक है, तो जब डाटा टाइप इंटीजर टाइप हम लोग इंट टाइप रखवाते हैं, किसी भी वेरिएबल की डाटा टाइप को हम इंट रखवाते हैं, तो इसका मतलब वो किस टाइप के डाटा को स्टोर करेगा, वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ के डाटा को स्टोर करेगा। अब उसके साथ कोई साइन भी आ सकता है, प्लस के भी आ सकते हैं, माइनस के भी आ सकते हैं। फिर हमारे पास है सेकेंड डाटा टाइप, वो है हमारे पास फ्लोट की। ठीक है, फ्लोट टाइप का जो डाटा होता है उसके अंदर हम लोग रियल वैल्यूज़ को स्टोर करवाते हैं। अब रियल वैल्यूज़ क्या मतलब, रियल वैल्यूज़ के अंदर आपके पास पॉइंट्स, डेसिमल पॉइंट्स आ जाते हैं। ठीक है, जब आपके पास न्यूमेरिक वैल्यूज़ के अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज़ पॉइंट्स के फॉर्म में आ जाएं तो आप उसको स्पेसिफिकली उसकी डाटा टाइप फ्लोट करेंगे तो आपके पास रियल वैल्यूज़ जो हैं वो स्टोर होंगी। इसका मतलब जब भी आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, आप उस वेरिएबल की टाइप अगर आप फ्लोट रखवाते हैं तो फ्लोट की वजह से वो रियल वैल्यूज़, इसका मतलब वो पॉइंट्स की फॉर्म में जो डाटा है उसको स्टोर करेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है थर्ड डाटा टाइप, दैट इज डबल वैल्यू। डबल डाटा टाइप किस लिए होती है, टू स्टोर लार्ज रियल वैल्यूज़। डबल जो होती है हमारे पास डाटा टाइप, वो किस लिए यूज़ होती है,
लार्ज रियल वैल्यूज़ के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि डेसिमल पॉइंट्स के नंबर्स होंगे, पॉइंट्स या डेसिमल फॉर्म में जो नंबर्स होंगे उसकी अगर हम लोगों को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, ज़्यादा लेंथ में चाहिए, तो हम लोग डबल टाइप की जो डाटा टाइप है वो यूज़ करेंगे। डबल जो है डाटा टाइप वो यूज़ करेंगे। फ्लोट की जो लेंथ होगी, हम लोगों ने कहा था ना कि हर डाटा टाइप की एक रेंज ऑफ वैल्यूज़ है कि कितने अमाउंट ऑफ डाटा उसने अपने अंदर रखवाना है। इसी तरह जो अगर फ्लोट की जो फॉर एग्जांपल ये अगर अपने अंदर 8 अप टू 8 करेक्टर्स को रखवा 8 डिजिट्स को रखवा रहे डेसिमल पॉइंट्स में, तो डबल इसके डबल में रखवाएगा। अगर वो 8 रखवा रहे तो वो 16 रखवाएगा। ठीक है, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल कि फ्लोट टाइप में आपके रियल वैल्यूज़ स्टोर होती हैं, और जब आपको रियल वैल्यूज़ लार्ज नंबर में चाहिए तो आप डबल टाइप की डाटा टाइप यूज़ करते हैं। ठीक है, आप क्या कौन सी टाइप यूज़ करते हैं? डबल डाटा टाइप। उसके बाद हमारे पास आती है नेक्स्ट डाटा टाइप दैट इज़ चार, जिसको हम लोग अपने अल्फाज में करेक्टर भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें करेक्टर वैल्यू को स्टोर करवाते हैं। अब करेक्टर वैल्यू क्या होती है? कोई भी करेक्टर, अब वो आपका स्पेशल करेक्टर भी हो सकता है, वो आपका सिंगल लेटर भी हो सकता है, आपके डिजिट्स भी हो सकते हैं, आपकी कुछ भी हो सकता है। मतलब कोई भी एक चीज़ उठाएं आप कीबोर्ड के अंदर से, या फिर अपने स्पेशल कैरेक्टर्स को ले लें, परसेंटेज, डॉलर, कुछ भी सिंगल एक चीज़ को जब हम स्टोर करवाएं तो हम उसको किस में स्टोर करवाएंगे? चार में। चार आपकी एक करेक्टर वैल्यू को स्टोर करवाता है। ठीक है, और चार को जब आप स्टोर करवाते हैं तो आपको सिंगल इन्वर्टेड कोड के अंदर उसको रखवाना पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने सिंगल कोड्स लिखे और उसके दरमियान में कोई भी करेक्टर रखवा दिया। ठीक है, तो चार करेक्टर टाइप या डाटा टाइप आपको स्टोर करवाता है करेक्टर वैल्यूज़ को। ठीक है, सिंगल करेक्टर वैल्यू को। ये थे हमारे पास डाटा टाइप्स। अब हम लोगों ने बात करनी है कैटेगरीज़ की। कैटेगरीज ऑफ डाटा टाइप क्या हैं? सी लैंग्वेज में जो है हमें डाटा टाइप्स की दो कैटेगरीज या दो वे प्रोवाइड किए जाते हैं। अब जैसे कि कौन कौन से हम उसको पढ़ते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड डाटा टाइप। सी लैंग्वेज डिफाइंस सम स्टैंडर्ड डाटा टाइप। सी लैंग्वेज कुछ स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स को डिफाइन करते हैं पहले से ही। A data type that is pre-defined in the language is called standard data type. ऐसे डाटा टाइप्स जो पहले से ही प्री डिफाइंड हों, जिनको पहले से ही लाइब्रेरीज में डिफाइन किया गया हो, उनको हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड डाटा टाइप। ठीक है, ऐसे डाटा टाइप्स जो पहले से ही प्री डिफाइंड हो, लैंग्वेज बनाते हैं उसको पहले से ही डिफाइन कर दिया गया हो, उनको हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड डाटा टाइप। जैसे कि आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं, इंट, फ्लोट, लॉन्ग एंड चार। ये सब क्या एग्जांपल्स है? ये पहले से ही डिफाइंड है। याद होगा आपको कीवर्ड्स और रिजर्व्ड वर्ड्स के बारे में बताया था। तो कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स कौन से होते हैं? जो पहले से ही जिनको डिफाइन किया गया होता है। जब लैंग्वेज बनाते हैं तो इन वर्ड्स की डेफिनेशन, इन वर्ड्स को पहले से ही डिफाइन किया जाता है, और इनके मीनिंग्स को पहले से ही, इनके पर्पस को पहले से डिफाइन कर दिया गया होता है। अब होता क्या है कि जिनको हम पहले से डिफाइन कर देते हैं हम उसको कहते हैं हम इनको कहते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स या कीवर्ड्स। अब ऐसे डाटा टाइप जब वेरिएबल की हम टाइप डिसाइड करते हैं कि इसमें किस टाइप का डाटा स्टोर होगा, तो उन डाटा टाइप्स जब हम लोग देखते हैं जो पहले से ही डिफाइंड हो, पहले से प्री डिफाइंड हो, तो उनको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डाटा टाइप। ठीक है, हमारे पास कैटेगरी नंबर 1 जिसमें स्टैंडर्ड डाटा टाइप है, ऐसे डाटा टाइप जो कि पहले से ही लैंग्वेज में प्री डिफाइंड हो, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डाटा टाइप। इसकी एग्जांपल में हम देखते हैं इंट आपको पहले से ही रिजर्व्ड वर्ड है, पहले से कीवर्ड है, और पहले से इसकी डेफिनेशन हुई हुई है, जिससे हमें पता चलता है कि ये न्यूमेरिक टाइप के डाटा को स्टोर करवाता है। फिर फ्लोट की बात करें तो फ्लोट आपके रियल वैल्यूज़ को स्टोर करवाता है। मतलब आपको पहले से ही डिफ़ाइन किया गया है कि इसके अंदर इस टाइप के डाटा ने स्टोर होना है, इसको आप अपनी मर्ज़ी से चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इसको कहते हैं स्टैंडर्ड डाटा टाइप। अब दूसरी डाटा टाइप की तरफ आते हैं तो हमारे पास सेकेंड डाटा टाइप है यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सी लैंग्वेज है वो अलाउ करती है यूज़र्स को कि वो
यूज़र्स को कि वो अपनी मर्ज़ी से भी कोई डाटा टाइप डिज़ाइन करे या अपनी मर्ज़ी से भी कोई डाटा टाइप बनाए। ऐसी डाटा टाइप जो कि यूज़र अपनी मर्ज़ी से बनाता है, अपनी विल पावर से बनाता है, अपनी कोडिंग करते हुए बनाता है, प्रोग्राम लिखते हुए बनाता है, उसको हम कहते हैं यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। ठीक है, ऐसी डाटा टाइप जो कि यूज़र प्रोग्रामिंग करते हुए बनाता है, प्रोग्रामिंग करते हुए डिज़ाइन करता है, उस डाटा टाइप को हम कहते हैं यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। ठीक है, तो अब हम लोग इसको डिटेल्स में हम लोगों ने समझा। अब हम लोग उनकी एग्जांपल्स के तौर पे देखते हैं, इनको दोबारा से रिकॉल करते हैं कि हमारे पास कुछ डाटा टाइप्स होती हैं जो कि डिफ़ाइन करती हैं कि आपने किस टाइप के डाटा को स्टोर करना है, किस टाइप के डाटा के साथ डील करना है। तो हम लोग फिर उस टाइप ऑफ डाटा की बात करते हैं। तो डाटा टाइप्स में आपके पास डिफरेंट चीज़ें आती हैं, डिफरेंट टाइप का डाटा होता है जो कि डिफ़ाइन करता है कि जो भी आप वेरिएबल या जिस भी वेरिएबल में आप डाटा स्टोर कर रहे हैं वो किस टाइप का होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग उनको कहते हैं डाटा टाइप। तो डाटा टाइप्स क्या होते हैं जो कि स्पेसिफाई करते हैं आपके टाइप ऑफ डाटा को दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल, के वेरिएबल के अंदर आपका किस टाइप का डाटा स्टोर होगा उसको हम कहते हैं डाटा टाइप। डिफाइन करते हैं कि किस टाइप के डाटा को आपने स्टोर करना है। ठीक है, और हम बात करते हैं जब भी हमने कोई भी वेरिएबल डिज़ाइन करना हो। चलिए जी, हम लोग इसको एग्जांपल के तौर पे डिस्क्राइब कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई वेरिएबल डिज़ाइन किया, ठीक है, कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर किया। लेट्स सपोज आपने ए वेरिएबल बनाया है, क्या चले एज कह लें, ये वेरिएबल बनाया। ठीक है, अब क्या किया आपने, इस वेरिएबल, अब आपने एज नाम का वेरिएबल तो बना लिया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इस एज नाम के वेरिएबल के अंदर किस टाइप के डाटा ने स्टोर होना है। मैं इसको डिफाइन करती हूँ कि इसने इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ लेनी है। इसका मतलब इसके अंदर जो भी डाटा आएगा वो किस फॉर्म में होगा, वो नंबर्स की फॉर्म में होगा। ठीक है, वो नंबर्स की फॉर्म में जाएगा। ठीक है, तो ये डिफाइन करती है कि डाटा किस टाइप का इसके अंदर, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। फॉर एग्जांपल मैं क्या देती हूँ कि मैंने चार्ट बनाया और उसका नाम रख दिया एज। अब इसमें किस टाइप का डाटा स्टोर होगा, इसमें करेक्टर टाइप का डाटा स्टोर होगा। अब करेक्टर्स आपके पास क्या हैं, $, ये आपके अल्फ़ाबेट्स, आपके नंबर्स एंड सो ऑन, मतलब सब कुछ आपका करेक्टर्स के अंदर आ जाता है। ठीक है, ये डाटा टाइप डिफाइन कर रही थी कि आपके पास स्पेसिफाई हो जाए इस वेरिएबल के अंदर जस्ट इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर होगा। और ये डाटा टाइप जो है ये डिफाइन कर रही थी कि इस वेरिएबल के अंदर जस्ट करेक्टर टाइप का डाटा स्टोर हो। ठीक है, बात की समझ आई कि एक वेरिएबल की जो है किस टाइप के डाटा को होल्ड करेगा, ये डिफाइन करती है उसकी डाटा टाइप। अब जो भी डाटा टाइप आप डिज़ाइन करें मेमोरी के अंदर उस हिसाब से स्पेस जो है एलोकेट होगी। फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि इंटीजर टाइप का डाटा ने स्टोर करवाना है, इस वेरिएबल ने इंटीजर टाइप के डाटा को स्टोर करवाना है। अब इस इंट टाइप के डाटा ने जब मेमोरी के अंदर स्पेस लेनी है तो कितने बाइट्स लेगा वो डिपेंड करेगा, शायद 2 बाइट ले। ठीक है, ये 2 बाइट्स लेगा जब इसकी टाइप क्या है, इंटीजर टाइप। ठीक है, जब इस वेरिएबल की टाइप इंटीजर टाइप है तो मेमोरी में इसने 2 बाइट लिए। फॉर एग्जांपल अब हम लोग यूज़ कर रहे हैं सेम वेरिएबल लेकिन उसकी डाटा टाइप हम लोगों ने करेक्टर रखवा दी है। अब करेक्टर डाटा टाइप की वजह से इसकी जो मेमोरी एलोकेशन है वो इस हिसाब से चेंज हो जाएगी। कैसे, करेक्टर है तो करेक्टर ने आपकी जो मेमोरी में स्पेस लेनी है वो है 1 बाइट। क्यों, क्योंकि वो करेक्टर है, करेक्टर टाइप डाटा। कंपाइलर का काम क्या होता है, कंपाइलर जब भी कंपाइलेशन स्टार्ट करता है तो सबसे पहले वो क्या देखता है, वो वेरिएबल को नहीं देखता, वो पहले क्या देखता है, आया सिंटैक्स में देखा, उसने सबसे पहले डाटा टाइप देखी। ठीक है, डाटा टाइप को देखते हुए उसने स्पेस एलोकेट की। अब स्पेस एलोकेट की मेमोरी के अंदर जाके, मेमोरी के अंदर उसने स्पेस एलोकेट कर ली। फॉर एग्जांपल इंट देखा, इंट के लिए उसने स्पेस एलोकेट कर ली, G2 बाइट इंट के लिए रिजर्व्ड हो गए हैं। अब इसको आइडेंटिफायर कौन होगा, वो इंट का जो नाम होगा, इंट के साथ जो वेरिएबल नेम आपने डिसाइड किया होगा। इसका मतलब इंट टाइप के लिए स्पेस 2 बाइट एलोकेट कर ली।
अब इस लोकेशन को कौन आइडेंटिफाई करा रहा है, वो ये वेरिएबल का नाम करवा रहा है। इसका मतलब इसका आइडेंटिफायर क्या है, एज। बात की समझ आई। तो बेसिकली होता क्या है कि जो आपकी डाटा टाइप होती है उसने डिफाइन करना होता है कि आपके वेरिएबल में किस टाइप के डाटा ने स्टोर होना है और किस टाइप के डाटा ने स्टोर होना है। कंपाइलर ने जब भी कंपाइलेशन स्टार्ट करनी है तो उसने सबसे पहले देखना है कि आपका जो सा डाटा टाइप क्या है। उस डाटा टाइप को आपकी मेमोरी में जाके उसने स्पेस एलोकेट कर दी। इंटीजर टाइप है, 2 बाइट रिजर्व कर दो जी इंटीजर के लिए, स्पेस एलोकेट हो गई। अब इस स्पेस को रिप्रेजेंट करेगा क्या, स्पेस तो एलोकेट कर ली। अब इस डाटा टाइप के साथ जो वेरिएबल का नाम है उसने स्पेस को आइडेंटिफाई करवाना है। फॉर एग्जांपल हम लोग ना अब इसको ज़रा ध्यान से देखते हैं। मैंने एक इंट टाइप का वेरिएबल बनाया, इंट ए, ठीक है, ये मेरा वेरिएबल बन गया। कंपाइलर ने कंपाइलेशन स्टार्ट किया। अब कंपाइलर यहाँ पर आया, उसने यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया। अब देखा उसने डाटा टाइप इंट है, वो गया मेमोरी के पास। मेमोरी में जाके उसने इंट टाइप डाटा के लिए, इंटीजर के लिए उसने 2 बाइट क्या कर दिए, रिजर्व कर दिए। ठीक है, मेमोरी के अंदर जाके उसने 2 बाइट क्या कर दिए, रिजर्व कर दिए। अब 2 बाइट रिजर्व हो गए। अब क्या होगा कि अब ये 2 बाइट रिजर्व तो हो गए हैं, लेकिन किसके लिए हुए हैं, ठीक है, किसके लिए हुए हैं। अब इस स्पेस को या इस एड्रेस को या इस मेमोरी लोकेशन को कोई ना कोई चीज़ तो रिप्रेजेंट करेगी ना, तो वो करती है रिप्रेजेंट ये वेरिएबल। ठीक है, इसका मतलब ये किसके लिए है, ये वेरिएबल ए के लिए 2 बाइट रिजर्व्ड हुए, जिसने किस टाइप का डाटा स्टोर करवाना है, इंटीजर टाइप का। क्लियर। इसी तरह आप एक और एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास है 4 टाइप का डाटा है जो कि मेरे पास वेरिएबल बी रिक्वायर है। बी वेरिएबल के अंदर करेक्टर टाइप का डाटा स्टोर हो रहा है। कंपाइलर आया, कंपाइलर ने देखा ये करेक्टर है जी, करेक्टर है। स्पेस मेमोरी के अंदर गया, स्पेस एलोकेट कर दी, करेक्टर है, करेक्टर के लिए स्पेस एलोकेट होगी 1 बाइट, रिजर्व कर दिया जी 1 बाइट। करेक्टर टाइप का डाटा आएगा वो यहाँ पे स्टोर होगा। अब इसको रिप्रेजेंट कौन करेगा, ये वेरिएबल करेगा। इसका मतलब ये बी वेरिएबल इसका आइडेंटिफायर है इस लोकेशन का, और वो रिक्वायर है किस टाइप का डाटा, करेक्टर टाइप का डाटा, और कितनी स्पेस लेगा वो 1 बाइट लेगा। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह काम चलता है। उसके बाद तमाम डाटा टाइप्स ऐसे ही काम करती है। इंटीजर टाइप में आप अपने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को स्टोर करवाते हैं, नंबर्स की फॉर्म में जो डाटा होता है। फिर आती है फ्लोर टाइप के डाटा में। फ्लोर टाइप का जो डाटा होता है उसके अंदर आप रियल वैल्यूज़ को स्टोर करवाते हैं, जो आपके डेसिमल पॉइंट्स के ऊपर कंसिस्ट करती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आती हैं डबल में आप जब अपने रियल वैल्यूज़ की लेंथ को बढ़ाएं, लार्ज रियल वैल्यूज़ को स्टोर करवाएंगे तो आप डबल को यूज़ करेंगे। और उसके बाद आती है आपके पास 4 यानी कि करेक्टर डाटा टाइप, जिसके अंदर आप अपने स्पेशल करेक्टर्स को स्टोर करवाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली थे आपके पास डाटा टाइप्स। अभी देखिएगा आपके पास फिर बात आती है कैटेगरीज़ की। ठीक है, फॉर एग्जांपल बात एक और चीज़ इसके अंदर आप क्लियर कर दूं, जब आपने इंटीजर टाइप के डाटा को रखवाया, इसका मतलब आप इसके अंदर करेक्टर टाइप के डाटा को स्टोर नहीं करवा सकते। ठीक है, तो आप अपने डाटा टाइप को करेक्टली डिफाइन करवाएं ताकि वो करेक्टली डाटा को स्टोर करे, करेक्ट डाटा को स्टोर करे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है 2 कैटेगरीज ऑफ जो है हमारे पास आती है कैटेगरीज ऑफ डाटा टाइप। 2 तरह के डाटा टाइप्स हैं। एक होता है आपके पास स्टैंडर्ड डाटा टाइप, एक होता है आपके पास यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। जैसे आपने यूज़ किया इंटीजर, फ्लोट, डबल, चार्ट, इनकी डेफिनेशन पहले से हो चुकी हुई है। आपको पता है इंट में आपका न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर होना डाटा, आपको पता है फ्लोट में आपका रियल वैल्यूज टाइप का डाटा स्टोर होना है, डबल के अंदर आपके पास लार्ज रियल वैल्यूज स्टोर होनी है। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली पहले से पता है। जो डाटा टाइप्स आप यूज़ करें जिनकी डेफिनेशन पहले से ही लैंग्वेज में हो चुकी हो, यानी कि वो प्री डिफाइंड इन द लैंग्वेज हों, उस तरह के डाटा टाइप्स को हम कहते हैं स्टैंडर्ड डाटा टाइप। उस टाइप के डाटा को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डाटा टाइप। और ऐसे डाटा टाइप्स जिनको आप खुद डिज़ाइन कर सकें, जिनको आप खुद अपनी मर्ज़ी का बना सकें, उनकी टाइप आप खुद डिफ़ाइन करें, उस तरह के डाटा टाइप्स को हम कहते हैं यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप।
सी अलाउज द यूज़र टू डिफाइन हिज ओन डाटा टाइप्स नाउन एज यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स। सो बेसिकली आपके पास क्या है, एक जो कि पहले से ही प्री डिफाइंड है, उन लैंग्वेज में बनाते हुए पहले से प्री डिफाइंड कर दिए उन डाटा टाइप्स को हम कहते हैं स्टैंडर्ड डाटा टाइप। और दूसरी आपके पास आते हैं यूज़र डिफाइंड, जिसको यूज़र एट द टाइम ऑफ प्रोग्रामिंग खुद से बना सके, उस तरह की डाटा टाइप को हम कहते हैं यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। सो दिस वाज आवर टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ा, सी लैंग्वेज की डाटा टाइप्स की कैटेगरीज को देखा। होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी भी किस्म की कोई क्वेरी हो देन यू मे आस्क। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।